बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए यानी कि 1-2 दिनों में ही एसएसटी का आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2024 और 25 का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, वैसे तो देखो ऑलरेडी हमने आपको 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, आई बटन में आपको मैं वो प्लेलिस्ट दे दूंगा बच्चों, जिसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी हम आपको 5-7 सैंपल पेपर करवाएंगे उसकी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम अपना चौथा सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 4th सैंपल पेपर, जिसको लेके आपकी डिमांड आ रही थी कि सर जी 2-3 पेपर और करवा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस सैंपल पेपर 4 में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों। और ठीक है, और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को, इवन एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। ठीक है, और ये सैंपल पेपर बच्चों, जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम है 15 फेब को, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं इनका एग्जाम है 17 फेब, इनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करें बच्चों सैंपल पेपर नंबर 4 की। तो सबसे पहले हम अपना पेपर का पैटर्न देखेंगे। तो पेपर जो है बच्चों ये आपका 3 घंटे का आने वाला है, 80 नंबर का आएगा, और पैटर्न के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश ये जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पेपर आपका 6 खंड में डिवाइड होगा और 37 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 21 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि टोटल आपसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी चारों किताबों को मिला के। खंड खा के अंदर 21 से 24 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन। खंड गा के अंदर 25 से 29 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन। फिर खंड घा रहेगा, इसमें 30 से 33 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 5 नंबर के, यानी कि 5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन। फिर आखिरी में 5वां खंड आएगा आपका, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे केस आधारित 4-4 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में खंड 4 जो रहेगा बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा 34, जो कि रहेगा मैप वाला 5 नंबर का। अब ये मैप ना 2 तरीके से डिवाइड है, एक तो हिस्ट्री से है आपका 2 नंबर का, एक ज्योग्राफी से है आपका 3 नंबर का। ठीक है, तो मैप के लिए देखो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। एमसीक्यू के लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा, और जो भी आपकी चारों किताबें हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो में मैंने बना दी है, बस अपलोड करनी बाकी रह गई है। तो उस वीडियो को लिंक भी आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों आज के अपने सैंपल पेपर नंबर 4 के पार्ट 1 की वीडियो को शुरू करने के लिए? आर यू रेडी? शुरुआत करें बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सबसे पहला खंड, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। खंड का के अंदर हम लोग 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है अपने दिमाग में, अपने मन ही मन जरूर सोचिएगा, और मेरे आंसर देने से पहले उसका आंसर जरूर करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा भी लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और साथ ही बच्चों स्कोर मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आपने कितने के राइट आंसर दिए थे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी तैयारी कर रखी है। ओके, देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे एमसीक्यू भी निकलेगा और आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या कहता है, 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रूस लौट आए। ठीक है, तो बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। कब लौटे रूस? 1917 में। अब जब वो रूस लौटे तो उन्होंने 3 मांगे रखी, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि
जो अप्रैल थीसिस है बच्चों, इसकी 3 मांगे हमें यहाँ पे नीचे दी गई हैं। पहली मांग क्या थी बच्चों अप्रैल थीसिस की? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, है ना? तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ये इनकी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी अप्रैल थीसिस की, जितनी भी जमीन है वो किसानों के हवाले कर दी जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए। तीसरा, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कर दिया जाए। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाए। तो ये अप्रैल थीसिस की तीनों मांगे बिल्कुल सही हैं, मतलब कि कथन 1, 2 और 3 ये सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अप्रैल थीसिस की मांगे लिखिए, तो ये सेम टू सेम तीनों मांगे आपको लिख देनी है बच्चों। ठीक है, तो देखा एमसीक्यू भी हो गया हमारा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। तो एक तीर से 2 निशाने करेंगे, बस मेरे साथ आप पढ़ते रहो अच्छे से। सेम ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है देख सकते हैं, ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया है? ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी को पता है भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा जो है, 75% जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी इसमें बातें लिखी हैं, वो किसी एक सरकार कानून अधिनियम से लिए गए थे। तो वो कौन सा था बच्चों? ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो 2 थे, एक तो 1919 का था, एक 1935 का था, लेकिन मोस्ट ज्यादातर जो जिससे लिए गए वो 1935 का जो भारतीय सरकार कानून अधिनियम था उससे लिए गए थे। ज्यादातर हमारे संविधान का हिस्सा यहीं से आया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें करना है हमें मिलान। तो चलो बच्चों अब मिलान करेंगे। देखो, मिलान के लिए आपको मैंने बहुत अच्छे से एक चीज बता रखी है कि जो आपको आता है 100% कि ये वाला मेरा मिलान सही है, तो बस उसी को आप पकड़ लो। जैसे कि यहाँ पे 1889 की घटना, एक तरफ समय दिया गया है और एक तरफ है घटना। तो 1889 में क्या हुआ था बच्चों? ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, हिटलर का जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं पहले का सी किसमें है, नहीं पहले का बी, ये रहा बच्चों। बस सब जी मिल गया आंसर हमको, पहले का भी। अब जैसे दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, चौथे का ए है, तो अब यहां से आपकी कई सारी डेट और एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था बच्चों? तो 30 जनवरी 1933 को। और जैसे ये चांसलर बना, इसने अगले ही महीने 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश जारी कर दिए, जिसके माध्यम से इसने शासन चलाया। 3 मार्च 1933 को ये लेके आया विशेष अधिकार अधिनियम। ठीक है, इनवॉल्विंग एक्ट, जिसके तहत नागरिकों की स्वतंत्रता जो थी, प्रेस की आजादी, वो तक इसने छीन ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये था। बहुत से एमसीक्यू भी निकल गए, एक स्टोरी भी आपको मैंने बता दी है ना बच्चों। तो बस ऐसे ही समझते चलो आप। अब यहाँ पे टाइम है, एक तरफ इवेंट है, मैचिंग करेंगे, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सही मिलान का चयन करो, यानी कि इसमें से एक ऐसा मिलान है जो सही है, या फिर सारे सही होंगे। तो एक तरफ है झील का नाम और एक तरफ है राज्य। तो जो बच्चों वूलर झील है ये कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, डल झील कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, सांभर झील कहाँ पे बच्चों? राजस्थान में। तो झील का नाम और राज्य, ये मिलान हमारे तीनों के तीनों सही है, मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा एकदम राइट है। ठीक है, आप सभी बच्चों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सांभर झील है, ठीक है, सांभर और चिल्का, ठीक है, सांभर और चिल्का झील ये किन राज्यों में है? आपको उन राज्यों के नाम बताने हैं। ठीक है, किन राज्यों में है सांभर और चिल्का झील ये बतानी मुझे। सांभर एक अलग राज्य में है, चिल्का एक अलग राज्य में है। फटाफट से बताओ बच्चों वो राज्य कौन से हैं, कमेंट करें जल्दी से जल्दी जिस बच्चे को क्वेश्चन का आंसर पता है। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो नेम द लेक स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेक है और इधर स्टेट है, तो ये सब बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जरा ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप सभी बच्चे इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में
सोशल साइंस के फाइनल एग्जाम में और हिंदी के फाइनल एग्जाम में आप चाहते हो कि आपके 80 आउट ऑफ 60, 65, 70, 75 मार्क्स आए, ठीक है, तो आपके इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमने तैयार किए हैं इंग्लिश के 10 सैंपल पेपर, सोशल साइंस के 10 सैंपल पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी के 10 सैंपल पेपर, ठीक है। और इन सैंपल पेपर को करने के बाद डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, इवन परसेंटेज भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन सैंपल पेपर का जो बुक है उसका पीडीएफ अगर आपको बाय करना है, ठीक है, पीडीएफ को बाय करने के लिए दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। आप अपना नाम बताएं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट बताएं और मीडियम बताएं, इन तीनों में से आपको सैंपल पर मिल जाएंगे, ठीक है। रही बात प्राइस की, तो बच्चों अभी 50% का भारी डिस्काउंट चल रहा है, जहां एक सब्जेक्ट 299 की जगह सिर्फ 149 में मिल जाएगा, दो सब्जेक्ट 599 की जगह सिर्फ 289 में, और तीन सब्जेक्ट 999 की जगह सिर्फ 399 में, ठीक है। तो जाओ बच्चों फटाफट से इन सैंपल पेपर को बाय करो और अपनी तैयारी बहुत बेहतर और अच्छी बनाओ, ठीक है। अभी तक सैकड़ों बच्चे इन सैंपल पेपर को खरीद चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी जाइए और तैयारी कीजिए। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक है अभिकथन और एक है हमारा कारण। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। यानी कि रूसी साम्राज्य में अगर देखा जाए जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 85% जो लोग हैं वो अपने काम के लिए, आजीविका के लिए किस पे निर्भर हैं? खेती पे। कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो कारण मिल गया ना हमें कि भाई जो 80% लोग हैं वो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर क्यों हैं? क्योंकि 20वीं शताब्दी में जब सब कुछ नष्ट होने को था तो उस समय रूस की ज्यादातर आबादी क्या करती थी? खेतीबाड़ी करती थी, इसीलिए वो खेती पर निर्भर है। तो मतलब कि अभिकथन ए कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके बच्चों, चलिए सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो असर्शन भी ठीक है। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रशियन एम्पायर वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। और क्यों है ये भी देख सकते हैं। वेल बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। वाओ, अब यहाँ पे आपका देखो मैप वाला जो क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा और कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओके, तो सबसे पहली जानकारी क्या है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पे भारत का कौन सा नंबर आता है? किस स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। सेकंड, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसके हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? 7th, यानी कि 7वां। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये मैप में आ जाएगा कि बताइए क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। तो विश्व में भारत का जो जनसंख्या के हिसाब से स्थान है वो दूसरे नंबर पे है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है, सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, छोटा राज्य गोवा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अलग अलग से एमसीक्यू में आ सकती है, तो इसको ध्यान से देख लेना। वेल ए बी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब हमारे सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सारी इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है जितनी भी यहाँ पे दी गई हैं। वेल ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा का आयाम क्या होता है? सबसे पहले तो जो खाद्य है वो उपलब्ध होना चाहिए, लोगों की वहां तक पहुंच होनी चाहिए और उनको सामर्थ्य भी बनाया जाए, ठीक है। तो पहले उपलब्धता, फिर पहुंच और फिर सामर्थ्य। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है। तो क्या होगा? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इस तरीके से। अब इसी में देखो मैंने अथवा ले लिया है। अब अथवा से क्या होगा कि आपको कम से कम 2 से 3 जो एमसीक्यू हैं वो एक्स्ट्रा समझने को मिल जाएंगे, तो आपकी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन है कि भारत में बफर स्टॉक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भाई भारत में जो बफर स्टॉक है वो कौन तैयार करता है बच्चों? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है ना कई बार, तो आप उसका आंसर इंग्लिश में देख लें। तो इंग्लिश में आप देखेंगे
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम कौन करता है बफर स्टॉक को तैयार? भारतीय खाद्य निगम तैयार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और इस 8 क्वेश्चन से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखना, भारत की ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में सही का चयन करें। 2 नंबर का भी और अलग से 3 एमसीक्यू भी। देखो बच्चों, भारत में जो शीत ऋतु है वो कब से कब तक रहती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, शीत ऋतु कब से कब तक होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम, तो ये मार्च से लेके मई तक रहता है। वर्षा की ऋतु आप सभी को पता है जून से लेके लास्ट सितंबर तक रहती है। ठीक है, तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ये कब से कब तक होती हैं? समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जो डी है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना, एमसीक्यू में ये अलग से एक एक करके पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक साथ कई एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। चलिए, आपका ये डी वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। इसमें पूछा गया है, ये एक ऐसा न्यायालय है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। यानी कि हमारे भारत में देखो, जिला न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम न्यायालय भी है, अंतर्राष्ट्रीय टाइप में कोई न्यायालय नहीं है। ठीक है, भारत में नहीं है, वो तो यूएनओ का अलग मामला है, उसको छोड़ दो। आपके 9वीं के लेवल पे बस इतना देखो, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और सुप्रीम न्यायालय। तो बोला क्या गया है, जो अंतिम रूप से निपटारा करे, यानी कि सरकार और नागरिकों के बीच में कोई विवाद होता है तो जो सबसे आखिर में फैसला करती है, उसके अलावा कोई और फैसला कर ही नहीं सकता, वही फैसला उसका मान्य होगा। तो ये कौन करता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, ये एक ऐसी संस्था है जिसके फैसले को और कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, सेम देख लेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 10th है बच्चों, और इसी में मैंने एक अथवा भी ले लिया है फिर से, ताकि एक और एमसीक्यू एक्स्ट्रा समझा दूं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ठीक है, देखो, पहला लड़ा गया था 1914 से लेकर 18। ठीक है, और जर्मनी की हार के बाद समाप्त हो गया। और दूसरा लड़ा गया था 1939 से 45। ठीक है, 1939 से 45। अब इसी में हमारा अथवा वाला है कि जून डैश में रोबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। तो जून, किस ईयर के जून में रोबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था? तो वो ईयर कौन सा था बच्चों? वो था 1790। ठीक है, 1790? नाना सर जी, 1794 था। बिल्कुल सही, 1794। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें पूछा गया बच्चों कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। बच्चों, आपको ये पहचानना है कि वो कौन सा समय है, वो कौन सा साल है, कौन सी डेट है जब 2 घटनाएं घटी। एक तो फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, पहली घटना ये हो गई। दूसरी घटना, जो नवनिर्वाचित असेंबली थी, इसको कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। तो ये किस समय हुआ था बच्चों? फ्रांस को गणतंत्र बनाया गया था 1792 में, लेकिन कब, ये आपके लिए जरूरी है, 10 अगस्त को या फिर 21 अगस्त को। और इसी दिन कन्वेंशन को, मतलब कन्वेंशन का नाम दिया गया था जो असेंबली थी उसको। तो कब हुआ था बच्चों? 21 सितंबर 1792 को। वेरी गुड, 21 सितंबर 1792 को। तो बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर है 12th, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ना एक तरीके से मान लीजिए कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के किस मॉडल का प्रस्ताव रखा? सबसे पहले आप इस चीज को याद कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो ये किताब है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये किसकी है बच्चों? मॉन्टेस्क्यू की है। तो इस किताब में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के किस मॉडल का प्रस्ताव रखा? तो इसने कहा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों के विभाजन वाली सरकार भारत में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी इन्होंने रखी थी। ओके बच्चों, तो ये मॉडल रखा था इन्होंने। तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे हमारा 13, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन अभिकथन कारण है। तो देखिए, अभिकथन क्या कहता है? आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं
और पुरुष खेतों में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए आपके पापा जी हैं, ठीक है, वो खेतों में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी कोई और जॉब करते हैं घर से बाहर। महिलाएं क्या करते हैं, आपकी माताएं बहनें क्या करती हैं, घर में रहती हैं, काम काज घर के देखते हैं, है ना। कारण क्या है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। ठीक है, श्रम का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि अतीत से ही और हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया कि महिलाओं को घर पर ही कार्य करना चाहिए, बाहर उनको नहीं काम करना चाहिए, है ना। पुरुष जो है वो बाहर जाके काम करते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, ये चीज़ है। तो हमारा ए सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। असर्शन भी ठीक है कि यूजुअली वुमेन लुक आफ्टर हाउस होल्ड चोर्स एंड मैन वर्क इन दी फील्ड्स। रीजन क्या है, फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन दी फैमिली। तो ए करेक्ट है। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन 14। अब हमें इसमें परिभाषा की पहचान करनी है कि इसमें क्या सही है। तो देखो, भावर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये किसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा, कि भावर के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां फिर से निकल आती हैं, ठीक है, और फिर ये नम और जो दलदली क्षेत्र है इसका निर्माण करती हैं। ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, फटाफट से सोचो, ये आता है तराई के अंतर्गत। वेरी गुड, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसे हम लोग तराई कहते हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने एक और अथवा ले लिया बच्चों। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, सिंधु जल समझौता डैश वर्ष के अनुसार भारत इस नदी तंत्र के कुल 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अब ये हुआ कब था, तो ये आपको बताना है। तो कब हुआ था बच्चों, 1960 में। ठीक है, कब, 1960 में। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा था बच्चों खाद्य सुरक्षा तक पहुंच के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यह सुनिश्चित करना कि सभी के पास हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। ठीक है, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि सभी के पास में हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, इसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा करवाएगा। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों को चुनाव की आवश्यकताओं के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी कि किसी भी देश के लिए चुनाव जो है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला रीजन, चुनाव नियमित अंतराल पे होते हैं। बिल्कुल सही है बात भाई, जैसे भारत में देखें तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के हर 2 साल में होते हैं, लोकसभा के हर 5 साल में। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को हर मामले में सही फैसला लेना आता है। बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि हर व्यक्ति को सही से फैसला लेना कभी नहीं आया। इसके अलावा हम आम जनता जो है बड़े समुदायों में प्रतिनिधि का चयन करते हैं, यानी कि लाखों की संख्या में हम किसी एक प्रतिनिधि को अपना वोट देकर चुनते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति के पास में शासन चलाने की समझ नहीं है, ये भी सही है। चुनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को देश पे शासन करने की समझ तो है नहीं, तो इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसको समझ हो। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 3, 4। तो ये रहा देखो बच्चों, 1, 3 और 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से 16 हो गया। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन ना ऐसा प्रश्न है बच्चों जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको हिंट दूंगा तो आप समझ जाओगे। देखो, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहां वृद्धि दर में निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। यानी कि पंजाब और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो वृद्धि दर है ये निर्धनता को कम करने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो पाया है कि पंजाब हरियाणा में जो गरीबी है, जो निर्धनता है वो कम हो पाई है, क्यों रहा है। तो आपको याद हो तो बच्चों जो हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति की वजह से यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। ठीक है, बहुत अच्छी फसलें उन्होंने उगाई थी तो ज़्यादा बेच पाए और बहुत सारा पैसा कमा पाए,
है ना। अब ऐसा हो क्यों पाया था? क्योंकि उनकी जो कृषि थी वो उच्च तकनीकी, ठीक है, उच्च किस्म के बीज और उच्च जो मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है, इसकी वजह से अच्छी फसल हो पाई थी, है ना। तो इसीलिए उच्च कृषि की वजह से यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में निर्धनता कम हो पाई है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लुई सोल्वे के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। अब लुई सोल्वे के बारे में हमें कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहला, लुई सोल्वे फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा था। बिल्कुल सही बात है। लुई सोल्वे किसके राजवंश का राजा था? पूर्वी राजवंश का। इसके अलावा 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई सोल्वे आसीन हुआ। ये भी सही है, 1774 में उसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। इसके अलावा लुई सोल्वे का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। किसे? मेरी एंतोइनेट से। राज्य आरोहण के समय उसका राजकोष खाली था। बिल्कुल सही है बात है, इसलिए तो उसने स्टेट जनरल की सभा बुलाई थी और नए टैक्स को लागू करने के लिए इसने प्रस्ताव रखा था, और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की नींव पड़ गई थी, है ना। तो ये चीज़ है, तो मतलब कि हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें एक हमें खाली स्थान दिया गया, वो हमें भरना है। तो सीरिया में शासक और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। अर्थात सीरिया में जो शासक है, जिसकी पार्टी का नाम आपको बताना है वो पार्टी कौन सी है, और उसी की कुछ सहयोगी पार्टियां ही राजनीतिक गतिविधियां कर सकती थी। इनके अलावा और किसी को राजनीति में आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों PRI ये तो इससे संबंधित नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारत से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से संबंधित है, तो बचती है बाथ पार्टी। ठीक है, तो सीरिया में शासक और बाथ पार्टी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वही देश में राजनीतिक गतिविधियां कर सकती हैं। ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो ऑप्शन जो बी है बच्चों, बाथ पार्टी, ये आपका फिल ब्लैंक्स में आ जाएगा। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और यहां से आपके कम से कम 5+ MCQ पूरे होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन भी, बस ध्यान से देखना। तो निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहली बात, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। आपसे पूछा जाए बच्चों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। ठीक है, कौन सा शब्द? मौसम। क्या अर्थ होता है इसका? मौसम। अगला, लू क्या होती है बच्चों? लू जो है ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, यानी कि ऐसी हवाएं जो धूल भरी होती हैं, जो मई जून के दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। मई जून में उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में ये होती है लू। क्या है लू बच्चों? ऐसी हवाएं, गर्म हवाएं जो जिसमें धूल बहुत ज़्यादा होती है और मई जून के महीने में भारत में चलती हैं। आगे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है बच्चों? मौसिनराम में। और ये मौसिनराम कहाँ पे बच्चों? भारत में, जो हमारी 7 सिस्टर्स है ना, उसी में है। उसके बाद वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है तो इस समय हवाएं क्या होती हैं? ये समुद्र से होते हुए स्थल की ओर चलती हैं। इसीलिए हम इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं, यानी कि मानसून के हिसाब से हवाओं का रुख चेंज हो जाता है समुद्र से स्थल की ओर वर्षा के समय। तो जितनी भी बातें बताई गई हैं 1, 2, 3 और 4, सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 20 को ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों बहुत सारे MCQ हैं यहाँ पे। ठीक है, मानसून शब्द के बारे में, लू क्या होती है, मौसम का क्या मतलब है, और मानसून हवाएं क्या होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, तो अब फटाफट से जितने भी बच्चे इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि 20 में से आपने कितने MCQ के एकदम राइट आंसर दिए। क्या आपका स्कोर है 20 आउट ऑफ? जल्दी से बताएं सारे बच्चे, फिर हम लोग अपने अगले खंड नंबर खा को डिस्कस करते हैं। फटाफट से बताइए।
ठीक है, जल्दी बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का क्या यहाँ पे स्कोर रहता है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का हमारा जो अगला खंड है, खंड नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों, इसमें हम लोग 2 नंबर के 4 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन 21 क्या कहता है? 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में विभाजित था? यानी कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी सोसाइटी है वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, कितने वर्गों में विभाजित थी? ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में ये 3 वर्गों में विभाजित थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब हर एक स्टेट की आपको एक एक यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, विशेषता लिखनी है। जैसे कि प्रथम स्टेट में कौन से थे? प्रथम स्टेट में जो चर्च के पादरी थे ये शामिल थे। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग यानी कि जो अमीर लोग थे वो इसमें शामिल थे। तृतीय स्टेट की बात करेंगे तो अब पादरी के अलावा और कुलीनों के अलावा जो बच गए वो तृतीय स्टेट में थे, जैसे कि बड़े व्यापारी हो गए, बड़े व्यवसायी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर हो गए, ये सब तृतीय स्टेट में शामिल थे। इसीलिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, उसमें तृतीय स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, अब अथवा वाला बच्चों, तत्कालीन यूरोप में रूढ़िवादी समूहों के विचारों और दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी कि यूरोप में जो रूढ़िवादी समूह हैं, जो विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण हैं, ये हमें बताने हैं। चलो देख लेते हैं। देखो, फ्रांस में जो रूढ़िवादी हैं, इनके विचार और दृष्टिकोण इस तरीके से हैं कि उदारवादियों और रेडिकलवादियों के विचारों का विरोध करते हैं। देखो, पहले आप समझ लो रूढ़िवादी क्या होते हैं। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने देश में अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपनी ही विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो उदारवादी होते हैं, यानी कि उदारवादी का मतलब हो गया ऐसे लोग जो विभिन्न देशों के एक साथ मिलकर रहना चाहते हों, है ना, ये देशों के लिए अपने बाजार खोलते हों, यानी कि आओ हमारे देश में व्यापार करो, ऐसे लोग। तो ये कहते हैं कि उदारवादी और जो रेडिकलवादी हैं, हम तुम्हारा विरोध करते हैं। ठीक है, अतीत के सम्मान के समर्थक थे, बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी नहीं हो, ऐसा कुछ ये मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन था। अब देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में। तो ये रहे बच्चों आपके, इन विच क्लास वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें पूछा गया है हमसे, आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं तथा आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? अब देखो, आर्थिक क्रियाएं 2 नंबर में अलग से आ सकता है, और ये इनके जो प्रकार हैं 2, वो अलग से आ सकते हैं। तो पहले समझेंगे आर्थिक क्रियाएं और फिर इसके प्रकार समझेंगे। देखो बच्चों, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ? भारत का या फिर किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति जब कोई ऐसी क्रिया करे या फिर ऐसा कोई भी काम करे जिससे कि देश की आय में बढ़ोतरी हो, ठीक है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ओके, तो आर्थिक क्रियाओं के 2 प्रकार में सबसे पहली है बच्चों बाजार क्रियाएं। अब देखो, नाम से पता चलता है ना, बाजार यानी कि पैसा। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं में जैसे आप सैलरी बेस कहीं पे काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति वेतन के लिए काम करता है, कोई व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से कोई क्रिया करता है जिससे उसे पैसा मिलता है, ठीक है, उसे भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा हो गई, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन हो गया, ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम करना, तो ये बाजार क्रियाएं हैं। फिर आता है बच्चों गैर बाजार क्रियाएं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि स्व उपभोग के उत्पादन हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और अचल संपत्तियों का स्वलेख उत्पादन, जैसे उदाहरण बागवानी। देखो, गैर बाजार क्रियाएं क्या हो गई? ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं उपभोग कर ली जाए। अब जैसे प्राथमिक उत्पादों की हम बात कर लें, जैसे कृषि कर रहे हैं आपने गोभी की, आलू की, मटर की खेती की है, ठीक है, तो उसको आपने अपने लिए भी उपभोग कर लिया, है ना, तो ये है गैर बाजार क्रियाएं, जैसे बागवानी करना, है ना, ये चीजें हैं बच्चों। ओके, अब सेम इसी के इंग्लिश मीडियम में, व्हाट आर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, तो क्या होती हैं और ये चीजें। ठीक है, अभी अभी मैंने एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन करवाया था बच्चों,
अप्रैल थीसिस के बारे में। तो देखो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछ भी लिया आपसे। अप्रैल थीसिस कौन थे और उनकी मांगे क्या थी? तो बच्चों 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए और उन्होंने मांगे रखी जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस मांगों के नाम से जाना गया। पहली मांग थी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। है ना, बताया था ना अभी आपको एमसीक्यू में। और देखो सेम मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके भी बता दिया, देखा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ मिलके, ठीक है। चलो अब बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। क्वेश्चन 24, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसके उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों संविधान की जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है बच्चों, ये हमें बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, हमारा संविधान जो बनाया गया उसका मूल स्रोत मेनली क्या है? 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसी प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों को भी बताया गया है। अगर आपको सपोर्ट मटेरियल मिली है ना, तो उसमें आप देख लेना जो संविधान की प्रस्तावना है उस वो लिखी हुई है, हर सपोर्ट मटेरियल में लिखी होती है। ठीक है, सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देता है ये, कौन सा कानून अच्छा है कौन सा बुरा है, ये भी हमारा संविधान हमें बताता है। ठीक है, अथवा में देखेंगे तो आम चुनाव और उपचुनाव, इसमें क्या अंतर होता है? बच्चों आम चुनाव और उपचुनाव दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, पहले आम चुनाव समझेंगे फिर उपचुनाव समझेंगे। देखो जैसा कि नाम से पता चलता है, आम चुनाव 5 साल बाद जब सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। ठीक है, आम चुनाव क्या हो गए बच्चों? जैसे हमारे लोकसभा में पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो 5 साल के लिए हैं। अब जैसे उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जो भी लोकसभा थी विधानसभा थी अब वो भंग हो जाएगी, अब दोबारा से चुनाव होंगे 5 साल के बाद में। तो ये आम चुनाव है। उपचुनाव का मतलब होता है कि इसी 5 साल के अंदर अगर किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे, जिसकी वजह से वो चेयर, वो कुर्सी खाली हो जाए, सीट खाली हो जाए, तब उसके लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रोहिणी का इलाका है, ठीक है, रोहिणी का। अब रोहिणी के जो भी उम्मीदवार थे, नेता थे, ये ए नाम के नेता हैं, इनकी ना आकस्मिक मृत्यु हो गई है या फिर इन पर आरोप लगाया गया, इनको इस्तीफा दिलवा दिया गया कैसे भी। ठीक है, अब ये सीट हो गई खाली, तो अब इस पे जो चुनाव होगा, ठीक है, इस पे जो चुनाव होगा वो कहलाएगा उपचुनाव। ठीक है, ये चीज होती है बच्चों, तो समझ गए ना। देखो कार्यकाल पूरा हो गया तो आम चुनाव, उससे पहले चुनाव हुए तो उपचुनाव, बस हो गया आंसर। देखा बच्चों, बहुत आसान है। हाँ, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीमेंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है बच्चों, यहां से पढ़ें, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड द बाय इलेक्शंस। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाय इलेक्शन क्या होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरुआत होगी बच्चों हमारे अगले खंड की, खंड नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, और इसमें 3-3 नंबर के टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। चलिए शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे 25 क्या कहता है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि जब 20वीं शताब्दी शुरुआत हुई तो इस समय रूस की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, ये बताइए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। यानी कि रूस में अगर 1000 लोग रहते हैं तो उसमें से 850 लोग खेती पर निर्भर थे अपनी आजीविका के लिए। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उस समय जो फैक्ट्रियां थी, जो कारखाने थे, यहाँ के जो मालिक थे ना, ये उनकी निजी संपत्ति थी, तो यहाँ पे वो एक तो काम नहीं करने देते थे ज़्यादातर किसी को, और करने भी देते थे तो कम काम में ज़्यादा, मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना, और उनकी सेहत वगैरह का कोई ख्याल न रखना, जैसे हो वैसे काम करते रहो। ठीक है, यानी कि काम की दशा बहुत ही खराब थी। तीसरा, यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते हैं, और फिर कम्यून परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। यानी कि कई बार क्या होता था, जो किसान है ना, वो समय समय पे अपनी जमीन किसे देता था,
कम्यून को यानी कि मीर को देते थे और जरूरी था ये देना, नहीं देंगे तो फिर दंड भोगना पड़ेगा, है ना। तो फिर कम्यून तय करता था कि किसान को कितनी जमीन बांटी जाएगी। रूस में एक निरंकुश राजशाही था, ठीक है, रूस में एक निरंकुश राजशाही शासन चलता था। 1904 में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, जैसे रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, इनकी जो जरूरतें थी ऐसी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब भाई कीमतें बढ़ने लगी तो मजदूर संगठन, ठीक है, लेबर यूनियन भी बनने लगे। अब इन्होंने मजदूरों की स्थिति की सुधार की मांग करने लगे। अब जब मांग नहीं मानी तो बस फिर क्रांति की शुरुआत हो गई यहाँ से, है ना। एक कारण ये भी है रूस की क्रांति का। ओके बच्चों, आप तो समझ गए ना अच्छे से। चलो सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ रशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो क्या है बच्चों, यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 26 और बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो बच्चों हमारे भारतीय संविधान की एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए। हालांकि 7 दिए गए थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए। अच्छा एक और क्वेश्चन बच्चों आपसे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट में बताओ कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, नाम बताओ सारे बच्चों, 6 मौलिक अधिकारों को क्या नाम है, ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, हम क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य में है। संघीय सरकार है, संघीय का मतलब हो गया कि सरकार ना 2 तरीके से बटी है, एक है सेंट्रल यानी कि जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, एक होती है स्टेट यानी कि राज्य सरकार। संसदात्मक व्यवस्था है यानी कि हमारे देश में विधायिका है जो कि कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और कानून बनाती है, कानून को पारित करती है देश के हित के लिए, ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। बच्चों ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है बच्चों कि भारत जो है ना वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, भारत का अपना कोई कानूनी धर्म नहीं होगा, ठीक है। एक आपने वो सुना है ना, शायद एक शब्द सुना होगा, सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सर्वधर्म समभाव, इसका मतलब होता है सभी धर्मों के लिए समान भावना, ठीक है। तो ये बात है बच्चों, भारत में स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत भी कुछ दिए गए जिससे नागरिकों का और विकास हो सके। ओके बच्चों, तो बस यही था हमारा क्वेश्चन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का। चलिए इसी का इंग्लिश मीडियम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन फीचर्स क्या है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये रहे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, शिवालिक की 3 विशेषताएं बताइए अथवा भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखो। अभी आपको मैं एक मैप भी करवाऊंगा इसी वीडियो में और मैप की बहुत अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे शिवालिक की 3 विशेषताएं, ठीक है। तो शिवालिक की 3 विशेषताओं में सबसे पहली, शिवालिक की चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। शिवालिक की ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसाद है इससे बनी है। शिवालिक में निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत जो घाटियां होती हैं, देखो निम्न हिमालय और शिवालिक इसके बीच में जो लंबवत घाटियां स्थित होती हैं उसे दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब शिवालिक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया शिवालिक की विशेषताएं। अब इसमें जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, पहले आप इसे यहां पढ़ो फिर आपको मैं मैप में समझाऊंगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के उनकी दिशाओं के नाम, दिशाओं के हिसाब से नाम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर दिशा में है चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान, पूर्वी दिशा में है म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिणी दिशा में है द्वीपीय देश है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। अब आपको मैं एक मैप देता हूं तब आप अच्छे से समझेंगे। देखो ये है मैप, ठीक है, ये हमारा मैप है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिम, है ना, उत्तर और पश्चिम।
तो ये तो हमारा पाकिस्तान है यहाँ पे, है ना, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान। ओके, अब आ जाओ उत्तर पूर्वी, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, ये क्या कहलाता है, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपका ये नेपाल है, ये आपका यहाँ पे भूटान है, इधर आपका चीन आ जाता है ना, ये चीज़ें हैं। अब आ जाओ पूर्वी इलाके में, तो ये जो है हमारा पूर्वी इलाका है। पूर्वी इलाके में यहाँ पे हमारा ये बांग्लादेश है और यहाँ पे जो है हमारा म्यांमार है। अब आ जाओ भारत के दक्षिण भाग में, तो भारत के दक्षिण भाग में इधर की तरफ बात करेंगे तो ये है हमारा श्रीलंका, और इधर नीचे की तरफ ही यहाँ पे मालदीव आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैप भी आपने समझ लिया कि मैप के हिसाब से कब कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये रहे। अब आप नाम चाहो तो भले ही यहाँ से पढ़ के याद कर लो, मैंने आपको मैप के हिसाब से भी बता ही दिया है। ओके, चलो अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। टेल 3 फीचर्स ऑफ शिवालिक, तो शिवालिक की 3 विशेषताएं क्या है, यहाँ से पढ़ें। एंड राइट द नेम्स ऑफ द नेबरिंग नेशंस ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन के हिसाब से कौन कौन सी इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं वह पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 28 कहता है मौसमी भुखमरी तथा पुरानी भुखमरी के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, देखो भुखमरी दो टाइप की होती है, एक होती है मौसमी और एक होती है पुरानी या फिर चिरकालिक कह सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि नाम से पता चलता है, मौसमी भुखमरी यानी कि मौसम का सही ना होने की वजह से फैली भुखमरी। तो देखो बच्चों, मौसमी भुखमरी यह कृषि या आकस्मिक कार्य जैसी गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मौसमी भुखमरी कब उत्पन्न होती है बच्चों, जब कोई कृषि में मौसम परिवर्तन सही ना हुआ हो, ठीक है, मानसून ना आया हो, कृषि खराब हुई हो। ठीक है, तो उसकी वजह से ये भुखमरी फैलती है, फसल अच्छी नहीं होगी तो भुखमरी फैलेगी। दूसरा, यह अस्थायी होती है, यानी कि ये कब मानसून अच्छा हो जाएगा, कब कृषि अच्छी होगी, कब खराब होगी, कुछ नहीं कह सकते, ये अस्थायी होती है। इसमें पोषण की कमी भी हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर में पोषण की कमी भी हो सकती है और नहीं भी। फिर आती है चिरकालिक भुखमरी। अब इसमें क्या होता है, यह कम या कोई काम ना होने के कारण वर्षा पर कम आय के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि देखो, चिरकालिक भुखमरी क्या होती है, पुरानी भूख क्या होती है कि यह जो है ना, कम या फिर कोई काम ना होने के कारण वर्षा पर कम आय के कारण उत्पन्न होती है। ये स्थायी होती है, यह निश्चित रूप से पोषण की कमी की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे है बच्चों। सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि सीजनल हंगर क्या होता है और क्रोनिक हंगर क्या होता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, हमारे देश में विधायिका है, यानी कि संसद है, पार्लियामेंट है, तो आखिर हमें हमारे देश के लिए संसद चाहिए क्यों। तो सबसे पहला देखो, संसद के जो काम है वही इसकी आवश्यकता है। तो संसद का सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, किसी भी देश के लिए, यानी कि जैसे भारत है तो भारत के लिए देश के हित में कानून बनाए। ठीक है, तो आवश्यकता क्या होगी कि देश में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है, इसलिए आवश्यकता है। दूसरा, संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। संसद जो है, जो लोग सरकार चलाते हैं उन्हें नियंत्रित भी करती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। हमारे जो पार्लियामेंट है उसका हर सरकार के पैसे पे नियंत्रण होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है ना, वो संसद के पास बजट लेने जाती है, हमें पैसा दो, हमें देश में काम करना है, देश का विकास करना है, तो सरकार के हर पैसे पे संसद नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक मामलों में किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा के लिए संसद सर्वोच्च संघ है, यानी कि पूरे देश के मैटर को अगर हमें चर्चा करना है तो संसद उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत अच्छा मंच है, क्योंकि भाई संसद में हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, तो बस वही चीज़ है। इसके अलावा एक पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर हमें किसी भी देश के, खास करके जैसे हमारा भारत का संविधान है, उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए भी ज़रूरत होती है एक संसद की, है ना। बस सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो वाई इज़ पार्लियामेंट नीडेड, तो क्यों हमें ज़रूरत है बच्चों पार्लियामेंट की, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको हिंदी में तो समझाई दिया है। देखो इंग्लिश में क्या चाहिए आपको, एक सेंटेंस फॉर्मेशन, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ।
ओके, तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुकिए। देखो, आप सभी बच्चों को मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपको याद हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ पिछली वीडियो के भी, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाए। ठीक है, देखो, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने मतलब पेपर 3 जो था ना हमारा, उसमें 21 करवा दिया था, मतलब MCQ भी करवा दिए थे सारे, और 2 नंबर के क्वेश्चन भी करवा दिए थे। जैसे नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी बच्चों? तो नाजी समाज में औरतों की भूमिका ऐसी थी कि औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजावाहक माना जाता था, और नारियों को बस ये कहा जाता था कि तुम अच्छी माँ बनो और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दो। ठीक है, जो अच्छा काम करती थी, यानी कि बच्चों का अच्छा पालन पोषण करती थी, उन्हें सम्मान दिया जाता था। जो इसका उल्लंघन करती थी, उन्हें दंडित किया जाता था। फिर 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो 1917 में जार के शासन खत्म होने के 3 कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की बहुत सारे सैनिक मारे गए। सैनिकों ने विरोध किया, हम युद्ध में नहीं लड़ेंगे, युद्ध को आगे जारी नहीं रखेंगे। पेट्रोग्राद सोवियत जो है, इसका गठन हो गया था, इसीलिए जार का शासन समाप्त हो गया, है ना। फिर भारत में हिमालय के जो 2 ऊंचे शिखर है, इनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या था? जापान के लोगों ने उसके देश का विकास कैसे किया, तो ये भी सब कुछ आपको बता रखा है मैंने, है ना। फिर रंग भेद वगैरह हो गया, लोकतंत्र शासन का अर्थ क्या है, सब कुछ। फिर मैंने आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना को विस्तार से समझाइए। तो ये होती क्या है? शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के 1 करोड़ परिवारों को कम से कम दर पे अनाज को उपलब्ध करवाना। अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या बातें थी, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। लोकतंत्र चुनाव के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, है ना। एक ऐसा चुनाव जो लोकतांत्रिक हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, तो उसके लिए ये शर्तें होती हैं, तो समझा दी थी मैंने आपको। फिर यहाँ पे भारत को मानव समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हिमालय का देशांतरी विस्तार कितना है, सारी बातें समझा रखी हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो हमारी इसकी अगली वीडियो होगी, ठीक है, ये जो हमारा हाँ, चौथा सैंपल पेपर है, इसकी जो पार्ट 2 की वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में खंड घा, ना और चा, इन तीनों को समझेंगे। 5 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर का मैप, इन सभी को पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बस वीडियो को एंड करते हैं, और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे बता दूं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है कि अगर आप बच्चे चाहते हो वाकई में इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में, सोशल साइंस के फाइनल एग्जाम में और हिंदी के फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो आज ही इन सैम्पल पेपर की बुक का जो PDF है आप जरूर से बाय करें। बाय करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मेक श्योर आपको मैसेजेस करने हैं, कॉल नहीं। ठीक है, और प्राइसिंग आपके सामने लिखी हुई है, कोड है, और 50% का अभी भारी डिस्काउंट है। फटाफट से जाओ, बाय करो और अपनी तैयारी को अच्छा बनाओ। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे सैंपल पेपर नंबर 4 के पार्ट 2 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो का वेट करो। ठीक है चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।